मुझे याद आ रही है महात्मा गांधी की एक बड़ी अच्छी कोटेशन। वो कोटेशन कुछ ऐसे है दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। यानी महात्मा गांधी के कथन के अनुसार अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आपकी एजुकेशन को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताती है कि अच्छा हैंड राइटिंग होना कितना ज़रूरी है। एजुकेटेड बंदे की अच्छी हैंड राइटिंग होना ये बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है जिससे हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है। तो अब जैसे ही आपने ये बात सुनी होगी, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? अपनी हैंड राइटिंग पे जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है, या हो सकता है किसी का एग्जाम्पल आपके दिमाग में आए जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, या हो सकता है ऐसा भी कोई एग्जाम्पल है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो। यानी हैंड राइटिंग जो है ये आपका इम्प्रेशन भी बनाती है, दूसरे आपके बारे में कैसा विचार रखते हैं इसमें भी हैंड राइटिंग आपको हेल्प करती है। हैंड राइटिंग के बारे में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अगर कोई आप ऐसी भाषा में लिखी हुई कोई चीज़ देखें जिस भाषा को आप नहीं जानते, आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख के बता सकते हैं कि ये किसी आइडिया को बताया गया है या किसी विचार को लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ आकारों का, कुछ अल्फ़ाबेट्स का एक सिंपल रेपिटिशन आपको नज़र आएगा। और आम तौर पे जो हैंड राइटिंग है उसमें एक फ़्लो होता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये हैंड राइटिंग जो है ये लिखी गई है या कोई विचार लिखा गया है। अब अलग अलग तरह की लिपियां हैं, अलग अलग तरह की उनकी लिखावट है और अलग अलग तरह से उस लिखावट को खूबसूरत बनाया गया है। विद टाइम हर लैंग्वेज की लिपि का एक लिखने का एक सही तरीका डेवलप हो गया है, जिसको हम कहते हैं, अगर वो हमारा हैंड राइटिंग उस कन्वेंशनल जो आकार है अक्षर का उससे मिलता है, या उसमें हमारी लिखावट में फ़्लो है, उसमें बहुत काटा पिट्टी नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है, तो नेचुरली वो चीज़ जब आप लिखावट को आप देखते हैं तो आपको अच्छी लगती है। अब जब मैं अच्छी लिखावट की बात कर रही हूँ तो कई बार हमारे दिमाग में कैलीग्राफिक राइटिंग का भी ध्यान में आता है, जिसमें कुछ खूबसूरत फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स जोड़ दिए जाते हैं जिससे लिखावट देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन फ़िलहाल मैं कैलीग्राफी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो हमारी आम तौर पे निजी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में जो हम लिखावट लिखते हैं उसकी हैंड राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली हमारा जो हैंड राइटिंग है अगर वो खूबसूरत होता है तो आप उसमें देखेंगे आपका स्किल भी है और आपका स्पीड भी है। यानी बहुत धीमे धीमे करके आपने किसी चीज़ को बहुत खूबसूरत लिख लिया है तो वो एक सही सैंपल नहीं होगा आपकी हैंड राइटिंग का। आपका हैंड राइटिंग का सैंपल हम किसको मानेंगे? जो आप नॉर्मली जिस स्पीड पे आप लिख सकते हैं उसके ऊपर जो आप लिख रहे हैं उस राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ। अब अलग अलग लिपियाँ हैं, उसमें आप देखते हैं कोई हैंड राइटिंग जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, कोई लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, और कुछ भाषाएं जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ भी लिखी जाती हैं। जैसे माना जाता है कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो लिखने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके स्ट्रोक्स में थोड़ा बहुत अंतर होने से भी शायद उसके अक्षरों में फ़र्क आ जाता है, तो आपको बहुत केयरफुली लिखने की ज़रूरत है। जबकि कुछ जो राइटिंग है उसमें अक्षरों का बनावट ऐसा है जिसमें काफ़ी अंतर है, यानी आप अगर बहुत खूबसूरती से नहीं भी लिखते तब भी आप उसको पढ़ पाते हैं। तो अच्छी हैंड राइटिंग का सबसे बड़ा गुण ये है कि आपने जो लिखा है, जिस विचार को आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो विचार दूसरा उस लिखावट को पढ़ के आसानी से समझ ले। यानी जिसको आम भाषा में हम कहते हैं कि राइटिंग शुड बी लेजिबल, दूसरे पढ़ लें और ज़रूरत पड़े तो आप खुद भी उसको पढ़ लें। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हम
जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो टीचर्स को शायद ये कुदरती वरदान है कि टीचर्स उनकी लिखावट पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे खुद अपनी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते, है ना। जब हम बच्चों को बोलते हैं अपनी नोटबुक में से लर्न करो, तो कई बार बच्चे अपनी ही हैंड राइटिंग को नहीं पढ़ पाते। तो राइटिंग लेजिबल तब मानी जाएगी जब आपका राइटिंग दूसरे पढ़ लें और आप खुद भी उसको आसानी से पढ़ लें। वो कब होगा, ऐसा कब होगा कि आपकी राइटिंग दूसरे भी पढ़ लें और आप खुद भी पढ़ लें? जब आपके लिखावट के अक्षरों की बनावट, शब्दों का आकार इस तरह का होगा जो कि एक नॉर्मल पैटर्न के साथ मेल खाता है। अब ये बात जो है, इसके लिए हमको ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि हम हैंडराइटिंग को उसके क्या करैक्टरिस्टिक हैं जिसके बारे में जानने से हम ये समझ पाएंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग क्या होती है। तो अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें हैंडराइटिंग के, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अक्षर का बनावट है, यानी उसका जो शेप है वो किस तरह का हो, जैसा एक नॉर्मल या कन्वेंशनल मोड में जिस तरह से उस भाषा के अक्षरों का आकार है। यानी आपका, सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, आपका ए जो जैसा नॉर्मली ए लिखा जाता है उस ए से मेल खाता हुआ हो, या आपके क अक्षर की बनावट जैसा आम किताबों में या दूसरों के द्वारा जिस तरह से किसी क को लिखा जाता है उससे आपका क मिलता जुलता हो। तो इस तरह से यानी बच्चे के अक्षरों का बनावट और उसका जो शेप है वो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से मिले। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका साइज़ भी, अक्षर का साइज़ ना बहुत बड़ा हो ना छोटा हो, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो या बिल्कुल बारीक बारीक लिखा हुआ हो, तो वो भी लिखावट आपकी अच्छी नहीं लगेगी। फिर अक्षरों और शब्दों के बीच का जो स्पेस होता है, यानी अक्षर बिल्कुल एक दूसरे से सटा के लिखे हुए, मिला के लिखे हुए, उसमें भी पढ़ने में दिक्कत आती है। सिमिलरली दो शब्दों के बीच का जो अंतर है, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं हम, उस स्पेसिंग की भी एक अपनी अहमियत है, नहीं तो सारे अक्षर आपस में मिल जाएंगे और आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। फिर कई लोग जो हैं वो अक्षरों को सीधा लिखते हैं, कई लोग थोड़ा झुका हुआ लिखते हैं। वो झुकाव जो है वो दाहिनी तरफ भी हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है, लेकिन हल्के स्लांट से आपकी राइटिंग में खूबसूरती आती है। लेकिन अगर वो स्लांट बहुत ज़्यादा है, यानी अक्षर बहुत ही झुक गए हैं, तब भी आपकी लिखावट देखने में सुंदर नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि स्पीड भी है, जो कि आपकी लिखावट को, जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छी है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि आपने किस स्पीड से लिखा है। यानी बहुत तेज़ी से लिखा हुआ या बहुत धीरे धीरे अक्षर अगर आप बना के लिखते हैं तो उसमें भी आपकी लिखावट में अंतर नज़र आएगा। इसके सिवाय एक और चीज़ है जो आपके टूल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस चीज़ के साथ लिखा है और किस चीज़ के ऊपर लिखा है ना। जैसे मान लीजिए बच्चे ने पेंसिल से पेपर के ऊपर लिखा है, या हम कह सकते हैं चॉक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है, या आप कह सकते हैं कि जो स्लेट पेंसिल है उससे आप स्लेट के ऊपर लिखते हैं। तो जैसे जैसे आपका टूल बदल जाता है वैसे वैसे आपका लिखावट भी बदल जाता है। हालांकि सब अक्षरों की आपको पहचान सही होती है, लेकिन लिखावट में आपके अंतर आएगा। इसलिए जब नए टीचर्स आते हैं या नया टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करता है, तो शुरू में उनको ब्लैक बोर्ड में लिखने में उनको स्किल डेवलप करना पड़ता है। या अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसे शुरू में बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, तो जब वो पेंसिल से पेन से लिखना शुरू करते हैं तो उनकी लिखावट में फ़र्क आता है। तो इस तरह से भी, क्योंकि जो जैसे जैसे आपका टूल बदलेगा, जैसे जैसे आपका जिस सरफेस पे आप लिख रहे हैं वो बदलेगा, तो आपकी लिखावट में अंतर आएगा। हो सकता है कोई आर्टिस्ट है तो वो पेंसिल से और पेन से बड़ी अच्छी तरह से लिख लेता है, उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी आती है,
लेकिन जब वो ब्रश से लिखना शुरू करेगा तो उसको फिर एक नए सिरे से उस स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जो राइटिंग है वो एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस से डेवलप करते हो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपने कितने प्रेशर से लिखना है और आपके अक्षरों की मोटाई कितनी होनी चाहिए। कई बार हम बच्चे देखते हैं बहुत दबा दबा के पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं, बॉल पॉइंट से लिखते हैं, इतना दबा के लिखते हैं कि अगले 2-3 पेजों तक उसका जो इम्प्रेशन है वो चला जाता है। तो ऐसी लिखावट भी देखने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप उसके पेज के रिवर्स साइड पे लिखने की जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रेशन होता है। तो ये जो चीज़ है ये भी आपकी राइटिंग को सुंदर या ऐसा देखने में भद्दा आपको नज़र आता है। फिर उसके साथ हम क्या देखते हैं कि जब आप राइटिंग करते हैं तो उसमें आपकी पोजीशन और आपके पोस्चर से भी हैंड राइटिंग को फ़र्क पड़ता है। पोजीशन इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम एक हाथ से कॉपी को पकड़ते हैं या स्लेट को पकड़ते हैं या जिस भी चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं आप उसको पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से आप लिखने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपके दोनों हाथों का तालमेल होना और आपका सही पोजीशन में बैठे होना भी ज़रूरी है। नेचुरली अगर कोई चलती हुई गाड़ी में लिखेगा या बच्चा जो है सुबह स्कूल जाते जाते अपना जो होमवर्क है वो कार में बैठे हुए या बस में बैठे हुए करेगा तो उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आएगा। तो ये भी एक कारण है कि आप जिस पोजीशन में लिख रहे हैं। या कई बार हम देखते हैं बच्चे घरों में बेड के ऊपर बैठ के लिखते हैं, या कई बार स्कूल्स में हम देखते हैं कि उनका जो राइटिंग डेस्क है उसका साइज़ ठीक नहीं होता। अगर राइटिंग डेस्क बहुत नीचा है तो बच्चा बिल्कुल झुक के डेस्क के ऊपर लेट ही जाते हैं लगभग। हाँ, तो इस तरह से उनके झुकाव के कारण भी उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बनता। तो यानी अगर हम देखें तो हैंड राइटिंग के अच्छा ना होने के इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है अक्षरों का बनावट सही नहीं है, हो सकता है अक्षरों का आकार सही नहीं है, या अक्षरों के बीच में स्पेसिंग सही नहीं है, या आप कह सकते हैं बहुत स्लांटिंग है, उनका अक्षर का झुकाव बहुत ज़्यादा है, बहुत लेटे लेटे से लग रहे हैं, झुके हुए लग रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है बच्चे ने सही टूल से ना लिखा हो। बॉल पॉइंट से लिख रहे हैं, बॉल पॉइंट का फ्लो ठीक नहीं है। इंक पेन से लिख रहे हैं, इंक पेन की निब बहुत ही बारीक है या बहुत ही मोटी निब है। ब्रश से लिख रहे हैं, ब्रश ठीक नहीं है। जिस पेपर पे लिख रहे हैं वो पेपर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो इन सब कारणों से भी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छा नहीं रहता। और डेफिनेटली किस पोजीशन में आपने पेपर को रखा हुआ है, पेन को कैसे पकड़ा है या टूल को कैसा पकड़ा है, आप खुद किस तरह से बैठे हुए हैं, इन सब चीज़ों से भी आपकी हैंड राइटिंग को फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर हम सब लोग जान लेंगे, टीचर्स और पेरेंट्स अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाने में, समझाने में आसानी होगी कि उनका हैंड राइटिंग अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं नोटबुक्स में कि टीचर लिख देते हैं अपना हैंड राइटिंग सुधारो, बस इतनी स्टेटमेंट होती है। क्या सुधारो? बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मेरे हैंड राइटिंग में क्या कमी है, किस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूं। और शायद कई बार टीचर भी इस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं करते हैं कि आपके अक्षरों का झुकाव ज़्यादा है, अक्षरों को सीधा लिखने की कोशिश करें। आप ऐसा लिखेंगे तो बच्चे को आइडिया हो जाता है कि उसकी हैंड राइटिंग में क्या कमी है। बहुत बार हम क्या देखते हैं, नोटबुक में लिखा होता है, बच्चे ने कुछ भी नोटबुक में लिखा हुआ है तो टीचर उसको क्रॉस कर देते हैं और लिख देते हैं इसको दोबारा लिखो। तो उनका आइडिया ये होता है टीचर का कि आपका राइटिंग पढ़ा नहीं जा रहा, इसको दोबारा से लिखिए। बच्चा फिर दोबारा लिख लेता है और वैसी हैंड राइटिंग में लिख लेता है, यानी उसको सही फीडबैक नहीं मिलता। अगर आप बच्चे को सही फीडबैक देंगे तो बच्चा अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करेगा। फीडबैक हम तब देंगे अगर हम हैंड राइटिंग को सही तरीके से एनालाइज करें। अब यहाँ मैं वो हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात नहीं कर रही,
कई बार आप देखेंगे बहुत बार हम हैंड राइटिंग एनालिसिस को हम ग्राफोलॉजी के साथ जोड़ लेते हैं कि आपने सिग्नेचर कैसा किया है या इससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चलता है। कुछ ऐसी बातें भी हैंड राइटिंग के साथ जोड़ी जाती हैं। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ जिससे आप बच्चे को क्लियरली बता पाएँ एज ए पेरेंट, एज ए टीचर कि आपकी हैंड राइटिंग में ये कमी है, इसको इस तरह से इम्प्रूव करें। अब जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, उसमें बच्चे की हैंड राइटिंग की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खुद का हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम क्या कहते हैं बच्चे को, स्पेशली स्कूल्स में टीचर्स या छोटी क्लासेस में तो बहुत ही टीचर्स इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों को कि आप वैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है। कई बार टीचर बच्चे की नोटबुक में कुछ लिख के भी देते हैं और उसको उसी तरह के आकार को कॉपी करने के लिए बोलते हैं, जैसे स्पेशली किंडरगार्टन क्लासेस में होता है। तो उसी चीज़ को बच्चा आपकी हैंड राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए बीइंग पेरेंट और बीइंग टीचर, जो आप बच्चे की नोटबुक में जो भी आप लिख के दे रहे हैं या जो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, दैट शुड बी वेरी नीट एंड लेजिबल, है ना, ताकि बच्चा उसको सही तरीके से पढ़ पाए। और जब आप बच्चे को कहते हैं कि इसको कॉपी कर लो, तो कॉपी करने में बच्चा आपकी राइटिंग को सही तरीके से पढ़ पाएगा, तो सही तरीके से अपनी नोटबुक में भी लिख पाएगा। और दूसरी बात हमने करी कि अगर आप बच्चों को फीडबैक देते हैं तो आप उसको क्लियर फीडबैक दें कि उसकी हैंड राइटिंग में क्या ठीक नहीं है, ताकि बच्चा उसके ऊपर प्रैक्टिस करके इम्प्रूव। ज़रूरी नहीं होता, देखो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैंड राइटिंग के, है ना, तो हर बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे कि कोई हो सकता कोई एक आधा कैरेक्टरिस्टिक खराब हो। पूरी हैंड राइटिंग में सारी चीज़ें तो नहीं ना खराब होती, कोई एक चीज़ खराब होगी या हो सकता है कोई दो चीज़ें खराब हो। तो आप उन चीज़ों के लिए अगर आप प्रैक्टिस को डिवाइस करेंगे तो बच्चे का हैंड राइटिंग बेटर होगा, है ना। एक जनरल एक जो फीडबैक जाता है कि हैंड राइटिंग सुधारिए, दोबारा लिख के लाइए और इस काम को सुंदर लिखाई में करिए। अब सुंदर लिखाई जो है, बहुत सारी लिखाई अलग अलग तरह से सुंदर हो सकती है। तो अभी फिर हम बात करेंगे इस बारे में कि हम बच्चे के दिमाग में किस तरह की लिखाई को, सुंदर लिखाई का इम्प्रेशन बनाएं, इसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को सही फीडबैक दें। सही फीडबैक देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अंदाज़ा हो कि किस एज का बच्चा किस तरह का रिटन वर्क कर सकता है। अब आजकल हम देखते हैं कि लगभग 2-2.5 साल के बच्चे प्ले वे में या किंडरगार्टन में जाना शुरू कर देते हैं स्कूल में। तो 2.5 साल के बच्चे जब स्कूल में जैसे ही आना शुरू करते हैं तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर और टीचर्स के ऊपर भी कि आज आपने कॉपी में क्या लिखवाया। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि राइटिंग जो है ये एक स्किल है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम छोटे बच्चे से कि वो 4 दिन में या 6 दिन में ही अपने स्किल को मास्टर कर लेगा। तो ये जो स्किल है, अक्षरों के लिखने का जो काम है, उससे पहले बहुत सारे लर्निंग स्टेप्स हैं जिससे बच्चे का स्किल डेवलप होता है। तो अगर हमें उन जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि बच्चा कितना कर पाता है, या हम एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग माइलस्टोन्स हैं। तो अगर टीचर को और पेरेंट को उनके बारे में जानकारी होगी तो बच्चे को आप उसके अनुसार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब अभी हमने पहले बात करी थी कि जो राइटिंग है ये एक फिज़िकल स्किल भी है, यानी ये एक आपका मोटर स्किल है और ये दिमागी काम करने से भी संबंधित है, क्योंकि इसमें ब्रेन का जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी बच्चे की हैंड राइटिंग को इम्पैक्ट करता है और उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ भी इम्पैक्ट करती हैं। जैसे हम स्किल्स में हम 2 तरह के स्किल्स की बात करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स जो दिमाग की क्रियाओं से संबंधित है,
और मोटर स्किल्स जो कि फिजिकल स्किल्स से संबंधित है। तो हैंड राइटिंग में दोनों तरह के स्किल्स की ज़रूरत है। मोटर स्किल्स में दो तरह के स्किल्स आ जाते हैं। मोटर स्किल दे आर फर्दर 2 टाइप्स, जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जिसमें हमारे बॉडी के बड़े मसल्स काम में आते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कि बॉडी का पोस्चर कैसा है, पोजीशन कैसी है, जिसमें बच्चा बैठ के लिख रहा है। तो ये जो काम है ये बड़े मसल्स का काम है। तो अगर बच्चा सही पोस्चर में, सही पोजीशन में नोटबुक को रख के लिख रहा है तो उसमें उसके बॉडी के बड़े मसल्स काम में आ रहे हैं। और जब हम बच्चों को कहते हैं कि आप इस लिखावट को इन 4 लाइनों में लिखो, जैसे इंग्लिश 4 लाइनर नोटबुक में लिखा जाता है, मैथमेटिक्स ब्लॉक्स में लिखा जाता है, और हिंदी और पंजाबी जो है ये 5 लाइनर नोटबुक में लिखा जाता है। तो इसके लिए भी हम बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। यानी उसकी उंगलियों की पकड़, उसका पेंसिल के ऊपर प्रेशर, आपका जो आकार की गोलाई और उसके जो स्ट्रोक्स हैं उनको डेवलप करने के लिए बच्चे का पेंसिल के ऊपर सही कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ें हैं ये फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। और अगर हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो उसमें बच्चे को सही सही अक्षरों के आकार में क्या अंतर है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। यानी सी और ई बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। तो ऐसे आकारों का व और क हिंदी में, तो इनके आकारों में सही क्या अंतर है, ये चीज़ बच्चे को कॉग्निटिव स्किल्स की मदद से वो बच्चा उसको सीख पाता है। यानी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स और मोटर स्किल्स दोनों का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो जहाँ तक मोटर स्किल्स की बात है, ये फिज़िकल लेवल पे हम प्रैक्टिस करके या एक्सरसाइजेस के द्वारा हम मोटर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे अलग अलग एज के बच्चे के मसल्स का डेवलपमेंट अलग अलग है। तो इसको आप अगर आप बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को आप पेंसिल पकड़ा के आप उसको लिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लिख पाएगा, है ना, वो क्योंकि उसके अभी फिंगर मसल्स वैसे डेवलप नहीं हुए। या आप बिल्कुल छोटे बच्चे को आप कोई डिफ़िकल्ट लिपि लिखाने की कोशिश करोगे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग अभी उस लेवल पे डेवलपमेंट उसका नहीं है कि वो अक्षरों की जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उसको समझ पाए। तो इसलिए भी बच्चे का सही हैंड राइटिंग बनाने के लिए उसका एक सही एज लेवल होना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे अभी कि किस एज लेवल का बच्चा कितना कर पाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 1.5 साल के जो बच्चे हैं, या आप समझ सकते हैं 10 से 15 महीने का भी जो बच्चा है वो भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींच सकता है। अगर आप उसके हाथ में कोई भी राइटिंग टूल देंगे या क्रेयॉन देंगे तो आप देखेंगे कि वो भी कुछ रेखाएं खींच सकता है, लेकिन हालांकि उन रेखाओं में कोई विशेष आकार आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो ग्रिप बना सकता है। टूल को पकड़ने की उसकी जो टेंडेंसी है वो उसकी उस समय पे डेवलप हो सकती है। हाँ, उसके पेंसिल पकड़ने का या क्रेयॉन पकड़ने का तरीका अलग होगा। जैसे ये भी आप देखेंगे कि शुरू में बच्चा जो है वो फिस्ट में यानी अपनी मुट्ठी में किसी चीज़ को पकड़ता है। जैसे अभी मैंने इस तरह पेंसिल पकड़ी हुई है, ऐसे बच्चा टूल को पकड़ता है। और जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता जाता है तो फिर वो अल्टीमेटली वो ट्राइपॉड स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 3 उंगलियों में बच्चा 2 उंगलियां और 1 अंगूठा लगा के पेंसिल को पकड़ना सीख जाता है। बिल्कुल छोटे बच्चे को आप वैसे सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके मसल्स वैसे डेवलप नहीं होते, है ना। तो इसलिए जो बिल्कुल छोटा बच्चा है वो भी कुछ ना कुछ स्क्रिबल कर सकता है, कोई रेखाएँ खींच पाता है, हालांकि वो किसी खास डायरेक्शन में रेखाएँ नहीं खींच पाता। और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, लगभग 1.5-2 साल का जो बच्चा है, ये बच्चे के जो मसल्स हैं, फिंगर के जो मसल्स हैं वो बेटर डेवलप हो जाते हैं। अब इन बच्चों के में हम ऐसे टॉयज़ या ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चे को सही तरह से पेंसिल को पकड़ने की, ग्रिप बनाने की आदत होनी चाहिए, है ना। यानी आप उसको कोई चीज़ पकड़ाएं तो वो उसको सही तरीके से पकड़ सके। और जैसे आप
बच्चे को कोई ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं, जैसे स्क्वीकी टॉयज़ होते हैं जिसको दबाओ तो उसमें से आवाज़ निकलती है, या कोई ऐसी बॉल्स हो सकती हैं रबर की जिसको बच्चा दबाने की प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस अपनी तरफ से तो वो खेलता ही है उसके साथ, लेकिन उसकी खेल खेल में उसके जो हैंड मसल्स हैं वो या फिंगर मसल्स हैं डेवलप होते हैं। तो 2 साल का जो बच्चा है उसको आप, इस एज के बच्चे को आप ऐसे उसके टॉयज़ में ऐसे आप राइटिंग मटेरियल इंक्लूड कर सकते हैं, क्रेयॉन्स रख सकते हैं, जिससे बच्चे को थोड़ा उन चीज़ों में राइटिंग की जो सामग्री है उसके साथ उसको इंटरेस्ट पैदा हो, आप उसको कुछ उसके बारे में उसका इंटरेस्ट बने। फिर 3 साल का जो बच्चा है वो छोटी चीज़ें आप उसको पकड़ के उठाने की कोशिश कर सकता है बच्चा। जैसे आप चुटकी में कोई चीज़ को उठाते हैं, या आप कह सकते हैं किसी ट्विज़र से या किसी फोर्सेप से बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को उठाने की कोशिश कर सकता है, या पिंचिंग की एक्सरसाइजेस कर सकता है। जैसे प्लास्टिसिन हो गया, प्लास्टिसिन जिसको पुट्टी बोलते हैं हम, तो पुट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाना या मिट्टी की गोलियां बनाना। अब घरों में आप इन चीज़ों, आटे के साथ कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास प्लास्टिसिन नहीं है तो आटे की गोलियां बनाना या आटे के खिलौने बनाना, तो उससे भी बच्चे की फिंगर मसल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। उससे भी बच्चे को उनमें कितने प्रेशर से उसको दबाना है, दैट थिंग ही विल बी एबल टू नो। 4-5 साल का जो बच्चा है ये ट्रेसिंग कर सकता है, यानी आप अगर उसको हल्का हल्का इंप्रेशन बना के दें तो उसके ऊपर यानी उसका फाइन मोटर स्किल इतना डेवलप हो सकता है कि वो नीचे लिखी हुई रेखा के ऊपर लिख सके, जिसको हम एजुकेशन में प्राइमिंग बोलते हैं, कि प्राइमिंग करके देते हैं उसके ऊपर बच्चा लिख सकता है। या डॉट्स लगा के देते हैं, डॉट के बीच में बच्चा रेखा खींच सकता है। तो इस एज के जो बच्चे हैं वो डायरेक्शनल लाइंस खींच पाते हैं, यानी वो बच्चे बी और डी के डिफरेंस को सही तरह से लिख पाएंगे कि बी इधर को लिखना है, डी इधर को लिखना है ना। या इस तरह का जो अप एंड डाउन की जो रेखाएं हैं, जैसे पी लिखते हैं तो पी में रेखा पहले ऊपर की तरफ लिखते हैं, फिर रेखा नीचे की तरफ लिखते हैं, फिर गोलाई में लिखते हैं। तो इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बच्चा इस एज तक जाके आमतौर पे ये काम कर पाता है। और 5-6 साल का बच्चा सब तरह के अल्फ़ाबेट्स आमतौर पे लिख सकता है। अगर बच्चे के हैंड मसल्स डेवलप नहीं हुए तो आप, जैसे मैंने छोटी एज में आपको बताया कि आप पिंचिंग की कोई एक्सरसाइज करवा सकते हैं पुट्टी के साथ खेलने के लिए, या आप छोटे बच्चे हैं अगर पेंसिल का ग्रिप नहीं बनता तो हम उसको ईयरबड के साथ लिखना सिखाते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर टूल है एज़ कम्पेयर टू पेंसिल। वाटर कलर के साथ सिखा सकते हैं। अब मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं घर में, दाल में उंगली से लिखना सिखाया जा सकता है, या सूजी में, आटे में, किसी भी जो आपके पास घर में जो टूल है। अब ये चीज़ें स्कूल्स में चली जाती हैं तो सैंड पिट में लिखने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिससे बच्चे के हैंड मसल्स को डेवलप किया जा सकता है। इवन एक बच्चों के स्कूल्स में खिलौने होते हैं ना, बार लगी होती है ऊपर, बच्चे उसके ऊपर लटकते हैं, तो दैट ऑल्सो डेवलप्स देयर हैंड मसल्स। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे आप बच्चों के, अगर मसल्स डेवलप नहीं है तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चा इन चीज़ों को सीख सकता है। और जहाँ तक नॉर्मल ग्रोथ की बात है बच्चे की, तो 4-5 साल का बच्चा सही हैंड राइटिंग, प्रॉपर हैंड राइटिंग बना सकता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये जो एज है फ्रॉम 1.5 ईयर टू 5 ईयर्स, इसमें बच्चा अपनी फिज़िकल और कॉग्निटिव यानी भौतिक और दिमागी दोनों एबिलिटीज़ की मदद से बच्चे का हैंड राइटिंग फॉर्म हो रहा है। तो आप उसमें ध्यान रखें। अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा तब आपको ज़रूर चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन आप देखेंगे कि आम तौर पे जो हैंड राइटिंग का जो है, ये आपको जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है तब आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको ध्यान जाता है। और जब बच्चा घर में होता है यानी प्री स्कूल एज में है, तब भी अगर आप देखें कि बच्चे के मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहे, देन
you must consult a मेडिकल प्रैक्टिशनर ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको बच्चे की हैंड राइटिंग के बारे में आपको आइडिया मिल सकता है। और कुछ भी हो, आप भी टीचर्स या पेरेंट्स इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बेस्ड है, स्किल बेस्ड आपका लर्निंग है, हुनर है। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होगा। और स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा मोटिवेटेड हो। अगर बच्चा, क्योंकि आपने एक ही चीज़ को बार बार करने के लिए देना है, तो अगर आपका काम में बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो ही विल गेट टायर्ड, राइट, ही विल लूज इंटरेस्ट इन दैट। तो आप टीचर या पेरेंट्स होने के नाते डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे को दीजिए। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने के लिए नहीं बोलिए। डिवाइस न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग द सेम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट के लिए, सेम एबिलिटी को आप अगर आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं बच्चे को, तो आप उसको गोल सेम रखिए, लेकिन आप उसके लिए जो एक्टिविटीज डिवाइस कर रहे हैं दैट शुड बी वेरिड एंड एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड। So with that, I hope that all children they will be able to have good handwriting.